प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान पार्ट 3। बच्चों, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना, किसी विशेष उत्पादों या पदार्थों को विकसित करने का या बनाने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है, इसको हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, ऊतक, वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक के बारे में सीख चुके हैं। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं, कृषि पर्यटन और कृषि पूरक व्यवसाय के बारे में सीखेंगे बच्चों आज। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्रज्ञान की मदद से हुई है। मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव व संकर निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तंत्रज्ञान में जनुकीय अभियांत्रिकी व ऊतक संवर्धन दोनों तंत्रों का समावेश है। इनका मुख्य रूप से हम नकदी फसल उत्पादन में उनकी प्रजाति में सुधार, पर्यावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता में वृद्धि, टीका निर्मित, जन्मजात रोगों का निदान, इंद्रियों के प्रत्यारोपण, कर्क रोग संशोधन, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा और उपस्थिति तैयार करने जैसे क्षेत्रों में होता है। टिश्यू कल्चर क्या है बच्चों? ऊतक संवर्धन, इनका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का कहाँ कहाँ किया जाता है? कृषि व्यवस्थापन में भी बच्चों किया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि पर्यटन के क्षेत्र में किया जाता है और कृषि पूरक व्यवसाय के भी क्षेत्र में ये किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ऊतक संवर्धन, जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं बच्चों। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन जैसे केले का पौधा हुआ, उस पर आधारित जो खेती होती है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो सजीवों के शरीर के बाहर पोषक व निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। आजकल तक ऊतक संवर्धन तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव को विकसित किया जाता है। ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक पोषक व ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए द्रव रूप, अस्थायी रूप या आगार जैसे तैयार की गई जेली जैसे माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं। बच्चों, ऊतक संवर्धन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया? ऊतक संवर्धन की जो प्रक्रिया है, फ्रेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका व ऊतक के शरीर की बाहर वृद्धि हो सकती है, उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके लिए उन्होंने गाजर की जड़ से कोशिका निकालकर प्रयोगशाला में पोषक तत्व के माध्यम से उनकी वृद्धि की
व प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण वनस्पति निर्माण करने की क्षमता होती है, यह भी सिद्ध किया। जैसे यहाँ पर स्रोत वनस्पति क्या है, केला है, तो इस स्रोत वनस्पति का कंद लिया जाता है, कंद से फिर प्राथमिक संस्कार इस पर किया जाता है। इसके बाद प्रजनन, विभाजन या बहुविधन किया जाता है, तना मूला प्रारंभ होता है, प्राथमिक काठिड़ीकरण होता है, द्वितीय काठिड़ प्रकरण होता है। इसके बाद ये स्रोत वनस्पति जो होती है, केला तैयार हो जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि कार्य व्यवस्थापन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं बच्चों। जैसे आपने पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। कृषि योग्य जो जमीन है पहले से कम होती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो फसलों के डीएनए में बदलाव लाकर जनकी सुधारित प्रजाति का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। इस प्रजाति में नए निराले उपयुक्त गुणधर्म सक्रिय किए जाते हैं, जैसे वातावरणीय रतान सहन करने की क्षमता, निरंतर बदलाव, तापमान, गीला व सूखा आकार, बदलती जलवायु। ये सभी वातावरणीय प्रतान कुछ नैसर्गिक प्रजाति सहन नहीं कर सकती। उस पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति इनमें से किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वृद्धि दर्शाती है। ये बहुत, जैसे आलू है, ये देखिए टमाटर की प्रजाति दिखाई गई है, कच्चे से कैसे बड़ा होकर के पकता है। ये आलू है, आलू जड़ में पाई जाती है बच्चों। ये आलू ऐसी जड़ों में पाई जाती है। तो उपद्रवी कीटक, रोग जंतु, रासायनिक अपतृणनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता इस प्रजाति में होने के कारण जंतुनाशक, कीटनाशक व अपतृणनाशक का उपयोग टाला जा सकता है। ये देखिए मक्का की खेती है बच्चों। ये मक्का जो बाल हम लोग खाते हैं, भुट्टा, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं बच्चों, उसमें उसका मूल्य, पोषक मूल्य भी बढ़ता है और उसमें कम खराबी भी आती है। बहुत सारी प्रजातियां अपने मार्केट में हैं। उत्पादनशील फसलों की प्रजातियां में देखिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, फल हैं, और ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया माने हरित क्रांति। इतने विशाल जनसंख्या वाला देश जहां पर भरपूर अनाज उत्पादित करने का प्रयत्न सफल हो रहा है, वो हरित क्रांति के माध्यम से साध्य हो रहा है। मक्का है, केला, मक्का, चावल, आलू, सोयाबीन, टमाटर, रुई, सेब, बैंगन, पपीता, गुलाब, चुकंदर, तंबाकू और गेहूं। यहाँ पर मक्का है, MON 810, MON 863। इस मक्के का उपयोग GM के माध्यम से किया जाता है। तो सर्वगुण संपन्न फसलों के बीज हैं। आलू है, एम्फ्लोरा, चावल है, गोल्ड राइस, सोयाबीन वेस्टेड गोल्ड है, टमाटर है, वैशाली, रुई है, BT कॉटन। ये उद्यान विद्या, पुष्पकृति, पौधघर व वन विद्या के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है बच्चों। छोटे बड़े प्रमाण में बगीचे बनाना, बंजर जमीन पर वृक्षारोपण, वन तैयार करना, जो जंगल नष्ट हो रहे हैं उनका पुनरुद्धार करना। इसके लिए हमें पौधघर की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़ी संख्या में पौधों की आवश्यकता होती है। उनके संवर्धन तंत्र का उपयोग करके इसका उद्योग में लाभदायक होता है। तो बच्चों, ऊतक संवर्धन के कारण उत्कृष्ट प्रजाति के फूल, फल व अन्य वनस्पतियों की हूबहू एक जैसी प्रकृति बड़ी संख्या में प्राप्त की जा सकती है। कम समय में पूर्ण रूप से विकसित वनस्पतियां मिलती हैं। परागीभवन के माध्यम न रहें या उपजाऊ बीज न रहें, ऐसे में भी वनस्पतियों का उत्पादन बड़े अनुपात में हो सकता है।
तो बायोरिएक्टर में कोशिका वृद्धि कर उन्हें अधिक पोषक माध्यम व अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीवों से संरक्षण अतिशय कम खर्च में दिया जाता है। बड़ी संख्या में पौधों की निर्मित करने पर बायोरिएक्टर का उपयोग लाभदायक होता है। इसका उपयोग भरपूर बच्चों कृषि पर्यटन में भी किया जाता है। कृषि पर्यटन में जहां पर भरपूर जगह की आवश्यकता है, जगह भरपूर है, वहां पर कृषि पर्यटन केंद्र का उद्योग बहुत ही अच्छा सफल हो रहा है। वहां पर फूल, फल व आलंकारिक वृक्षों, सब्जी, औषधि वनस्पतियों की बड़ी संख्या में पौध निर्मित की जा रही है। तो कुछ पौधे लेकर पूर्ण रूप से वृद्धि कर स्वयं पूर्ण कृषि पर्यटन केंद्र तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर आम, चीकू, अमरूद, नारियल, सीताफल, छाया देने वाले बनोहारी देसी विदेशी वृक्ष, आलंकारिक शोभादार वृक्ष, फूल देने वाले तितलियों का बगीचा, औषधि वनस्पतियों का बगीचा, रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग न करते हुए उगाई गई सब्जी व फल, ऐसी सभी आकर्षण वाली जगहों पर पर्यटन कृषि के लिए आते हैं। पर्यटन लोग इन जगहों पर पौधे, सब्जी व फल, इनकी बिक्री अधिक लाभ दे सकती है। आजकल जैविक खेती माने जहाँ पर रासायनिक खादों का उपयोग न हो, देशी खाद का उपयोग है, किसान वहाँ पर सब्जी उगा रहे हैं और लिखते भी कि ऑर्गेनिक है, तो उसका पैसा भी ज़्यादा पाते हैं। इस प्रकार से कृषि पर्यटन में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कृषि पूरक व्यवसाय भी है बच्चों, जैसा आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले हमारे यहाँ देसी गाय रहा करती थी, देसी भैंस रहा करती थी, बकरी। दूध सबको चाहिए पीने के लिए, तो पर्याप्त मात्रा में जानवरों के न रहने से, पशुपालन न होने से नहीं मिल पाता था। आजकल पशु संवर्धन, एनिमल हस्बेंड्री में आप चले जाइए कहीं तबेले में, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाय भैंस रहती है। उनकी विविध प्रकार की प्रजातियां हैं, साफ सफाई भी है, जानवरों के आरोग्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो हमारे देश में दूध उत्पादन, कृषि के कामों में श्रमिक के रूप में मदद के लिए पशुपालन किया जाता है। दूध देने वाली वहाँ पर गाय भैंसें होती हैं बच्चों, बोझा ढोने वाले श्रमिक बैल भी होते हैं, भैंसा होता है, बहुत सारे जानवर वहाँ पर होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ गायों को आप दिखाएंगे। जैसे सिंधी गाय है बच्चों, साहिवाल गाय है, ये देखिए सिंधी गाय है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। गिर है, लाल कंधारी है, देवड़ी है, खिल्लारी है, डांगी है, ये देसी गाय। यहाँ पर जर्सी गाय आप देख रहे हैं, जर्सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। जर्सी है, ब्राउन स्विस है, होल्स्टीन है, जैसी विदेशी गायों का उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूध का उच्च व स्वच्छ उत्पादन मिले, इसलिए पशुधन का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। समय समय पर इनको टीका, ये देखिए बोझा ढोने वाले प्राणी है, भैंसा जिसको बोलते हैं हम, इनको ये दूध ज़्यादा कैसे देंगे, इनका जो आहार होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। अनाजों को दरदरा चोकर युक्त चारा भरपूर दें, पानी भरपूर दें। पशुओं का जो तबेला जहाँ रहने का इनका स्थान है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। तबेले पर ऊपर छत होनी चाहिए जिससे गर्मी जाड़ा न लगे। एक निश्चित अवधि के बाद इनका भी टीकाकरण करवाना चाहिए, टीके लगवाने चाहिए जिससे बीमार न हो। जिससे क्या हो, बीमार ना हो। तो बच्चों अपने देश में श्वेत क्रांति आई है। श्वेत क्रांति के जो प्रेरणादायक थे वो थे वर्गीश कुरियन। वर्गीश कुरियन
मनुष्य को दूध मिले। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को लोगों ने खोज किया है, इससे सबको भरपूर मात्रा में दूध मिलता है। दूध सब लोग पीते हैं। दूध स्वास्थ्य के लिए अपने बहुत लाभदायक है। तो हमें कृषि पूरक व्यवसाय में पशु संवर्धन का उपयोग करना चाहिए, उससे हमारी जीविका भी चलती है, लोगों का पालन पोषण भी होता है। तो कुछ देसी गायें हैं, कुछ विदेशी गायें हैं, इनका चित्र बना करके इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। देसी और विदेशी गायों द्वारा आजकल लोग देसी गायों का दूध खोज रहे हैं। देसी विदेशी गायों द्वारा प्रतिदिन लगभग कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? आपके पास मोबाइल है, आप नेट पर जाइए, देसी विदेशी इंडियन काऊ, फॉरेन काऊ डाल दीजिए, देखिए कितना उत्पादन होता है दूध का। इसके बाद कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं बच्चों। अंडे और मांस देने वाली मुर्गियों का पोषण व पालन किया जाता है, उसे कुक्कुट पालन कहते हैं। यहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, कुछ अंडे देती हैं, कुछ मांस देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं बच्चों। असील जैसी भारतीय व लेगहार्न जैसी विदेशी प्रजाति के संकर से नई प्रजाति विकसित करने के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे बड़ी संख्या में मिले, ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता हो, कृषि के उत्पादों का भोजन रूप में उपयोग हो, अंडे व मांस देने के लिए पाली गई मुर्गियों की प्रजाति हो। तो उसके लिए आइलैंड है, रेड है, न्यू हैम्पशायर है, प्लायमाउथ रॉक है, ब्लैक रॉक है। कुछ बच्चों मुर्गियां होती हैं अंडे देने वाली, और कुछ मांस देने वाली मुर्गियां होती हैं। उनके नाम हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, लेयर्स और ब्रायलर्स दो होते हैं। लेयर्स मुर्गे अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं। ये लेगहार्न है, मिनार्का है, एंकोना है और लेहमन है। ये कैसी मुर्गियां होती है बच्चों? ये अंडे देने वाली मुर्गियां। ब्रायलर्स में मांस देने वाली मुर्गियां होती है। इनके नाम क्या क्या हैं? ब्रह्मा है, लौंग है, कोचिन है और असील है। तो कुछ मुर्गियां होती हैं बच्चे जो मांस देती हैं, कुछ मुर्गियां जो अंडे देती हैं। तो अंडे देने वाली मुर्गियों के नाम लिखने के लिए आ जाएगा लेगहार्न, मिनार्का, अंकोना और लेहमन है। ब्रायलर्स में मांस देने वाली मुर्गियां हैं, ब्रह्मा है, लौंग है, कोचिन है और असील है। आगे हम आपको रेशम कीटक पालन बताएंगे बच्चों। इसका भी बहुत उपयोग हो रहा है रेशम कीटक पालन का। तो रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं बच्चों। रेशम के उत्पादन के लिए क्या होता है? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। बाम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशमी कीड़ों का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है। रेशमी कीड़ों के जीवन चक्र में, इनका जीवन चक्र कैसे होते हैं? पहले अंडे होते हैं, फिर इल्ली होती है, फिर कोशित होती है, इसके बाद ही पतंग। इस प्रकार से इनका साइकिल जो होता है ये चलता रहता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो कैसे जितनी जल्दी पेड़ की पत्ती, जिस पत्ते पर इसका जन्म होता है खाता, उतनी जल्दी ये बढ़ता भी है। तो रेशमी कीड़ों के जीवन चक्र में अंड, इल्ली, कोशिका या प्यूमा, सल्लभ ये 4 अवस्थाएं होती हैं। मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप से गर्माहट देकर ऊष्मायन अवधि को कम किया जाता है। अंडे से बाहर निकलने वाली इल्ली को शहतूत के पेड़ पर छोड़ दिया जाता है और शहतूत के पत्ते खाकर इल्ली का पोषण होता है। शहतूत का पत्ता देखो खा रहा है। 3-4 हफ्तों तक पत्तियां खाने के उपरांत इल्ली शहतूत के शाखाओं पर जाती है। इनकी लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशमी तंतु बनता है। यह तंतु को स्वयं के चारों ओर लपेटकर इल्ली का रेशमी कोश तैयार करता है और यह कोश बेलनाकार या वृत्ताकार होता है। ये कोश कैसा होता है बच्चों? बेलनाकार या वृत्ताकार होता है। ये कोशित है।
कोशित या प्यूमा का पतंगा या सलभ के रूप में रूपांतरण होने के 10 दिन पूर्व सारे कोशित उबलते हुए पानी में डाल दिए जाते हैं। उबलते पानी के कारण कोशित की इल्ली मर जाती है और रेशम के तंतु ढीले हो जाते हैं। उन्हें सुलझाकर इस पर प्रक्रिया की जाती है। रेशम का धागा तैयार किया जाता है और रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो बनाए जाते हैं और बाजार में बिकते हैं, उसको हम खरीदते हैं और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो बच्चों, जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके टिश्यू कल्चर कैसे हैं और वैज्ञानिक फ्रेडरिक कैंपियन स्टुअर्ट ने इसकी खोज की थी, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कृषि कार्य के द्वारा आजकल पैदावार, जिसे हमने टमाटर की पैदावार, आलू की पैदावार, मकाई की पैदावार बताया, कि जो जीएम वाले माने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, निर्माण हुआ है, उसमें रोग भी कम लगता है, तापमान कम ज़्यादा का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बारिश भी अगर बेमौसम की हो जाती है तो कभी कभी आप देखते हैं ना, टमाटर सस्ता मिलता है बाजार में, कभी कभी महंगा हो जाता है, तो कभी कभी जब वही वातावरण का कुप्रभाव हो जाता है, तो जो आजकल प्रजातियां निकल रही हैं बच्चों, उस पर प्रभाव जो होता है वातावरण का कम पड़ता है। तो जैसे हमने मकाई की बताया, आलू, चावल, सोयाबीन, टमाटर, रुई, ये सब के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने पौध घर से बगीचा कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में देखा। पौधों की निर्मित कैसी होती है, पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो वातावरण पर बहुत नुकसान होगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। कृषि पर्यटन में भी आजकल विभिन्न प्रकार के फल वाले, छाया देने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, तितलियों का बगीचा, औषधियों का बगीचा, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके उगाई जाने वाली सब्जियां से किसान जो लाभ ले रहे हैं। कृषि पूरक व्यवसाय में पहले देसी गाय हुआ करती थी, आजकल साहिवाल गायें हैं, सिंधी है, गिर है, लाल कंधारी है, देवड़ी है, खिल्लारी है, डांगी है, सारी गायें हैं। और विदेशी नस्ल की जो जर्सी गायें हैं, विदेशी गायों का उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जा रहा है, उनका भी हमें भरपूर ध्यान देना पड़ता है। उनके रहने का स्थान, उनका जो खिलाया जाता है चारा, रहने की अच्छी व्यवस्था हो और समय समय पर टीकाकरण किया जाए, इस प्रकार से उनका स्वास्थ्य जो होता है उत्तम रहता है। इसके बाद हम लोगों ने कुक्कुट पालन के बारे में सीखा। लेयर्स और ब्रॉयलर्स दो प्रकार की मुर्गियां होती हैं। लेयर्स मुर्गियां अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं जो बाजार में अंडा मिलता है, और ब्रॉयलर्स मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं, मांस देने वाली मुर्गियां होती हैं। और इसके बाद हम रेशम कीटक पालन, जो रेशम के कपड़े हम पहनते हैं, ये रेशम की कीड़ी से बनाए जाते हैं बच्चों। इनका जीवन क्रम कैसे होता है, इस साइकिल के रूप में दिखाया गया है, कैसे कैसे तैयार होता है, और फिर रेशम के जो धागे निकाल दिए जाते हैं उससे अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने 3 वीडियो देखा था। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आप लोग अगर तीनों वीडियो एक साथ देखेंगे सारी समझ से बात में आ जाएगी कि ऊतक के बारे में, ऊतक के प्रकार के बारे में, प्राणी ऊतक के प्रकार में, अभिस्तर ऊतक के प्रकार में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। संयोजी ऊतक के प्रकार, और वनस्पति ऊतक, इसमें हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी
जिसको जैव प्रौद्योगिकी की पहचान बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से सीखा है। तो आपकी जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, इस वीडियो को आप देखेंगे ध्यान से तो आप अच्छे से समझ सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, बड़े प्रश्न हैं, जोड़ियाँ लगाओ हैं, खाली जगह भरो हैं, तो आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पूरा विश्वास है आप लोगों ने अच्छे से सीखा वीडियो, और प्रश्नों के उत्तर जो है आप अच्छे से कर भी सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।